हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपना क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिकी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतिकी में विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में पढ़ेंगे। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और हम तेजी के साथ इस टॉपिक को खत्म करेंगे पढ़ के। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम। तो अब ये कूलाम कौन थे और कूलाम का नियम क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, कूलाम एक साइंटिस्ट थे जो 1785 ईस्वी में आए और इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश जो होते हैं इनके बीच बल लगता है। एक बल लगाते हैं, दो बिंदु आवेश अगर रखे हुए हैं पास पास में या कहीं भी रखे हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, तो लोगों ने कहा कैसे, तो इन्होंने कहा मेरे पास नियम है, मैं फार्मूला है मेरे पास, मैंने तभी बताया जब मैंने रिसर्च की है। तो इनसे पूछा गया कौन सा लगाते हैं बल, तो क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि जो ये बल लगाते हैं ये बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए, इन्होंने कहा कि जो दो बिंदु आवेश होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक बिंदु आवेश, इसको मैंने Q1 कह दिया और ये R दूरी पर दूसरा है Q2। ठीक है, बीच की दूरी कितनी R है, तो ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं। और ये बल क्या होता है, दोनों के आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके इसको इस तरह से आप समझ लीजिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं इस तरह से, क्या है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्होंने कहा कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमने इसको क्लब कर दिया, मिला दिया, तो ये हमको कुछ इस तरह से मिल गया। क्या मिल गया, Q1 Q2/r²। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें लगा लीजिए माई स्टार, जो टॉपिक है माई स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। माई स्टार का मतलब क्या होता है, अब कोई ये कह देगा सर की जो है आईपीएल में टीम मुंबई इंडियंस है इसलिए सर माई स्टार लिखवाते हैं। ना, मेरी तो आरसीबी है। ठीक है, नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, हाँ, मेरी कोई टीम नहीं है। तो देखिए टॉपिक पे आइए, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। इन्होंने बताया कि जो बल होता है, ये बल क्या होता है, दोनों मतलब जो आवेश होते हैं एक दूसरे बल लगाते हैं, बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसकी परिभाषा भी लिखने को आती है, 1 नंबर की परिभाषा आ जाती है, कूलाम का नियम क्या होता है। तो परिभाषा लिख लीजिए। अरे देख क्या रहे हो भाई, लिखो। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार दो बिंदु आवेश पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरह हो गया। अब जब इसको हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू का मतलब तो जानते ही होंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है K। ठीक है, K की वैल्यू आप लोग किताबों में पढ़ा होगा या तो कहीं सुना होगा। ठीक है, अगर अब भी नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। 1/4πε0K Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये होती है K की वैल्यू। यहाँ पे ये क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। ठीक है, विद्युतशीलता इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। और जो K होता है क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश भी पढ़ते तो साथ साथ। ठीक है, हिंदी मीडियम को ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो इंग्लिश में ही पढ़ना है हमको। जब हम बीएससी करेंगे या कुछ भी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो क्या होगा भाई, इंग्लिश में सारे सिलेबस है। तो इसलिए अभी इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो साथ साथ में आप लोग इंग्लिश भी लेके चलिए। ठीक है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। तो ये जब निर्वात के लिए निकालते हैं, जब हम FA निकालते हैं, यानी कि यही लिख लीजिए, FA निकालते हैं, तो क्या होता है, K की वैल्यू वायु के लिए, जब वायु माध्यम होता है तो K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम K की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये K हट जाएगा भाई, 1 ले लेंगे तो K हट जाएगा। ठीक है, 1/4πε0 परावैद्युतांक वायु के लिए K क्या होता है, KA और के लिए 1 होता है, और क्या होता है, और 1 से अधिक होता है और किसी के लिए, और धातु के लिए जो होता है, मेटल के लिए अनंत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास 1/4ε0 क्या आता है, 1/4ε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इसको नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, तो मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। और देखते हैं हम क्या देखते हैं। अब ये तो था हमारा फॉर्मूला। तो जब आप कहेंगे सर जब ये FA में था, तो ये अब मैं 1/4πε0 को K लिखा करूंगा। ठीक है, अभी तो देखिए ये था, ऐसे था। अगर आपसे क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन करता है कि
यदि क्वेश्चन करता है जब वायु माध्यम है, जब माध्यम वायु है तो बल इतना लगता है, यदि माध्यम जो है पराविद्युतांक यानी माध्यम बदलेगा तो पराविद्युतांक बदलेगा, जब माध्यम वायु से हटाकर ये कर दिया जाता है तो बल क्या होगा, तो बल जो हो जाएगा बाद वाला बल जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा Fa/K। ठीक है, के माध्यम जैसे कहा गया आपसे जब माध्यम पराविद्युतांक वायु में था, यानी कि पराविद्युतांक छोड़िए, जब माध्यम वायु था तो पराविद्युतांक के बराबर 1 लिख दिया, तो ये वाला फार्मूला हमारा आ गया। फिर कहा गया कि के माध्यम के पराविद्युतांक में रखने पर इसी को, ये ऐसे वायु में रखा तो इतना बल लग रहा है दोनों आवेश के बीच में, इन्हीं दो आवेशों को उठा के हम के माध्यम के पराविद्युतांक में रख दिए ऐसे जब ये दो लगे थे दोनों पे बल, ये दो वायु में रखे हुए थे तो ये बल लग रहा था, और जब इन्हीं को उठा के एक माध्यम में रख दिया तो क्या बल लगेगा, और माध्यम के पराविद्युतांक का है तो हम कहेंगे जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, Fa/K होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर फील नहीं आया, तो भाई कर लो, जब एयर माध्यम था तो ये फार्मूला हमारा आया था, जब के माध्यम का है तो Fk निकाल लेंगे। ठीक है, Fk निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा Fa/Fk, और यहाँ पे सारी चीज कट जाएगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे 1/K बचेगा। ठीक है, 1/K बचेगा, के ऊपर जाएगा तो Fa की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे, के ऊपर जाएगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ के बचेगा। ठीक है, तो Fa इज इक्वल टू Fk इंटू के होगा। अब Fk की वैल्यू हमको निकालना है, के माध्यम में बल क्या होगा, तो क्या निकल के आएगा, देखो Fa/K, वही चीज आ गया कि नहीं निकल के, तो इसको भी बॉक्स बना के लिख लो, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये था अपना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्या था कि के माध्यम में जब क्वेश्चन दिया जाए कि वायु में ये है और इसी को उठाकर आवेश को हम रख देते हैं किसमें, के माध्यम पराविद्युतांक में, तो हम लगा देंगे Fa पहले था फिर के माध्यम तो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम हमने देखा। अब कूलाम के नियम की कुछ बातें हैं, कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है। ठीक है, कूलाम के नियम का महत्व हम देख सकते हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगा रहे हैं, सब चीजें हम देख सकते हैं। जैसे आगे हम जब पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसमें दो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, ये सब चीजें हम देख लेंगे, इसी से निकालेंगे। ठीक है, कूलाम के बल से, तो उनके बीच खैर नाभिकीय बल लगता है, इलेक्ट्रिक बल नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम मानकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, सदिश स्वरूप क्या होता है, देखिए सदिश स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सदिश स्वरूप जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे कि आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं और इसके सदिश स्वरूप को लिखिए। ठीक है, अब पहली बात सदिश को पढ़ने से पहले हम देख लेंगे सदिश कैसे होता है। जैसे कोई को हम कहते हैं वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो होता है मॉड ऑफ ए, और क्या होता है उसकी दिशा होती है। कोई वेक्टर कैसे बनता है, परिमाण होता है और दिशा से मिलकर वेक्टर बनता है। वेक्टर तो पढ़ा ही होगा आपने क्लास 11th में, अगर नहीं पढ़ा तो अभी देख लीजिए। कोई वेक्टर जो बनता है इसको याद कर लीजिए, वेक्टर बनता है तो क्या बनता है, परिमाण और दिशा। ठीक है, परिमाण और दिशा से मिलकर बनता है, और दिशा लिख लेते हैं। वेक्टर किससे बनता है, परिमाण और दिशा से मिलकर बना होता है। तो यहाँ से अगर हम दिशा निकाल लें, जो ए कैफ है क्या यूनिट वेक्टर, सिर्फ इसका काम क्या होता है, दिशा दिखाना। तो यहाँ से ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इसी तरह से ये इसका जो मात्रक सदिश है इसको कहते हैं इकाई सदिश। ए कैप जो होता है, कैप लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इकाई सदिश बोलते हैं। इसका काम होता है सिर्फ दिशा को दिखाना। ठीक है, इसका परिणाम जो होता है यूनिट वेक्टर का एक होता है, इसलिए इसको इकाई सदिश कहा जाता है। खैर छोड़िए, मैं तो सदिश ही पढ़ाने लगा, नहीं हमारा टॉपिक है सदिश स्वरूप। ठीक है, तो सदिश स्वरूप हम देखेंगे, इसीलिए मैंने सदिश पढ़ा दिया। अगर आपको नहीं आता है तो आप देख ले उसको, नहीं तो यहाँ पे ही मैंने बता दिया तो आपने समझा होगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या था, F बराबर के क्यों लिख रहा हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं के लिख रहा हूं। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब R स्क्वायर लिख दिया। अब R स्क्वायर लिख दिया तो ये क्या हो गया हमारा, ये के भी जो आएगा जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.857 तकरीबन ऐसे ही कुछ होती, 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसे निकलिए। तो ये होता है।
तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू जो आएगी लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो के लिखे हैं, तो के की जगह 9 × 10⁹ ये भी लिख सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तब लिखेंगे, अभी हम के ही लिखे रहते हैं। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ तो ठीक है। अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹, ये भी क्या है परिमाण है, यानी कि अदिश है भाई। 9 × 10⁹, इसमें तो दिशा पता नहीं चल रहा, अदिश है। और Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 आवेश है, 5 या होगा 5 कूलम होगा या 6 कूलम हो गए, भी गिनती में ही आएगा, अदिश ही आएगा। r² दूरी भी अदिश होती है। ठीक है, तो ये सारा कुल मिला के क्या है, ये सब क्या अदिश आ रहा है। तो हमको तो सदिश बनाना है ना, हमको तो भाई सदिश स्वरूप पढ़ना है कूलम के नियम का। तो ये सदिश कैसे बनेगा, तो अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सदिश कब बनता है। ये परिमाण हमारे पास पहले से दिया हुआ है, मैंने कहा था परिमाण और दिशा मिलकर सदिश बनाते हैं। तो भाई जब परिमाण है तो इसके साथ में हम क्या लगा देते हैं, दिशा लगा देते हैं। लो दिशा लगा दिया। इसका परिमाण क्या होता है, इकाई होता है, यानी कि इसको जैसे यहाँ पे अगर हम कहें × 1 लिखा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ गया ना। तो यहीं पे अगर हम r लगा देते हैं, r तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं फर्क पड़ना चाहिए, इसका जो परिमाण होता है ये r की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब r मैंने लिख दिया। अब इसी r को अभी आपने पहले देखा था, r को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने, क्या लिख दिया भाई, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r लिख दिया। जब मॉड ऑफ r लिख दिया तो इसको मॉड r का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड r के स्क्वायर और r² वही आता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन r मॉड का क्यूब। ठीक है, स्क्वायर और एक क्यूब और r वेक्टर। ठीक है, यहां से इस तरह से समझ आया, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये था वेक्टर का क्या है, सदिश स्वरूप है। लेकिन अभी नहीं, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका कुछ है इस तरह से, एग्जाम में नहीं पूछे कि नंबर आपका 2 नंबर का या 4 नंबर का आएगा, आप इस तरह से लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। कुछ इस तरह से नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे हम देखेंगे, जैसे हम अक्ष बना लेते हैं, कैसे ये। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, रात के बज रहे हैं 11। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको है पास होना, पास नहीं अच्छे नंबर से, पास नहीं होना है। ठीक है, अच्छे नंबर से हमको अच्छे परसेंटेज बनाना है। खैर देखिए, यहाँ पे 2 आवेश है। ठीक है, एक मैंने मान लिया यहाँ और एक मैंने मान लिया यहाँ। ये Q1 है और ये Q2 है। बड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, हाँ बड़ा सा Q1। हाँ, इसको जोड़ देते ओरिजिन से। ठीक है, स्थिति सदिश इसका r1 है Q1 का, और इसका क्या है r2 है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको ऐसे मिला देते हैं। अब ये 2 आवेश है, तो कूलम ने बताया था जो नहीं है, उसके हिसाब से इस पे बल लगाएंगे, इसे टुर्र, और ये उस पे लगाएगा टुर्र। दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे ना बल। ये इस पे बल लगाएगा, इस पे, तो Q1 के कारण Q2 पर लगा बल। देखिए Q1 Q2 पर बल लगाएगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, Q1 पर Q2 द्वारा लगाए गए बल को हम कह देंगे F12, और Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल की दिशा इधर होगी, इसको हम कह देंगे F21 कह देंगे। कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए F12 की वैल्यू यहां से हम निकालते हैं। F12 यानी कि Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या की वैल्यू वही अपनी पुरानी 1/4 पाई साइलेंट नॉट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद Q1 Q2, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन r² होता है। अब भाई r² होता है, तो r² क्या लिखेंगे हम, सदिश स्वरूप में। लेकिन r³ अभी हम लिखे थे, सदिश स्वरूप पे जो फार्मूला अभी हम लिखे थे f इस तरह से करके, वो क्या लिखे थे, के Q1 Q2 अपॉन मॉड r का क्यूब r वेक्टर, इस तरह से लिखे थे ना। हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही रखा रहेंगे, तो अभी समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r क्या है, ये दूरी बीच की है। ये दूरी क्या होगी, इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो जिधर जाते हैं उधर का माइनस करते हैं। सदिश पड़ा होगा तो r1 माइनस r2 करते हैं। तो ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, r1 माइनस वेक्टर r1 माइनस r2। ठीक है, इसको लिख दिया, और इसका स्क्वायर कर दिया करते थे। अभी तो सिंपल लिखा हुआ, अभी सदिश स्वरूप नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अभी इसके ऊपर कैप नहीं लगी, सदिश नहीं, सिंपल है। अब जब इसको सदिश बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r1 माइनस r2 वेक्टर का कैप, है ना, पूरे कहीं से कैप ले लेंगे, ऐसे कैप टोपी लगा देंगे। क्या ये यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 है। तो आपने कहा यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। नीचे परिमाण लिखेंगे, जब इसका परिमाण लिखेंगे तो एक इसके मिलके क्यूब हो जाएगा, जैसे आपने देखा नीचे। तो ये हो गया F12, यानी कि Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, ये हो गया। अब F21 देखते हैं हम। F21 क्या होगा भाई, यानी Q2 पर ऐसे करके Q1 लगाएगा, ऐसे टुर, ये ऐसे लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या बल लगाएगा, के
Q2 Q1 लिखो या Q1 Q2 लिखो, चल जाएगा दोनों भाई। और फिर अब इधर से इधर तो R2 माइनस R1 लगेगा, क्या लगेगा R2 माइनस R1, और फिर क्यूब कर देंगे। क्यों क्यूब कर देंगे? क्योंकि भाई क्यूब हम इसलिए कर देंगे क्योंकि हम सदिश स्वरूप लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मॉड के अंदर चाहे R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे इसको हम लिख देते हैं, बदल के लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे इसमें। तो इसमें हम R1 माइनस R2 लिख देते हैं। तो अब देखो सारा कुछ सेम ऊपर दिख रहा है, सिर्फ ये बदला हुआ है। यहाँ R1 माइनस R2, यहाँ पे क्या है R2 माइनस R1 है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते तो क्या होगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो R2 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे R2 माइनस हो गया, R1 पॉजिटिव हो गया। देखो अब सेम हो गया सब, लेकिन यहाँ आगे एक माइनस आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ कहें कि F21 बराबर माइनस, और इसको हम उठा के यहाँ से F12 रख दें अगर F12, तो क्या निकल के आया F21 इज इक्वल टू F12 या F12 इज इक्वल टू F21। तो इससे हमें बात क्या पता चली, दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं, कितना बल लगाते हैं, जितना Q1 Q2 पर बल लगाता है उतना ही Q1 Q2 Q1 पर बल लगाता है। ये चीज निकल के आई, क्या निकल के आई, जितना Q1 Q2 पर बल लगाता है उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाता है। इसीलिए ये क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम का क्या है, ये दिखा रहा है। इस तरह से एग्जाम्पल आ सकता है। क्या एग्जाम्पल तो मतलब क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, इसका सदिश स्वरूप के बारे में न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यापन कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कुछ, तो आप इसको लिख देंगे, कहेंगे F21 बराबर माइनस F12 आता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम को सत्यापित करता है, या जो करता है मतलब उसको दिखाता है, ठीक है। ये तो ये चीजें हो गई। अब इससे पता क्या चला, इससे पता चला कि हमें क्या पता चला कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर बराबर आवेश जो होते हैं एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, और जो बल लगाते हैं बल की दिशा होती है इनके अनुदिश होती है, ठीक है, इनके अनुदिश होती है, ये चीज होता है। तो ये था कूलाम का सदिश स्वरूप। अब हम देखेंगे कि ये हो गया, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखने वाले हैं कूलाम के नियम से कुछ चीजें, जैसे क्या है कि इसमें कुछ चीजें थी कूलाम के नियम। पहले हम कूलाम के नियम को लिखेंगे, ठीक है। कूलाम का नियम क्या था, F इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो भाई, हाँ बिल्कुल सही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। कब लिखते हैं, जब परावैद्युतांक, अभी तो एयर में ले रहे हैं, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई कहेगा आर क्यूब कब होता है, आर क्यूब तब होता है जब सदिश स्वरूप लेते हैं, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर Q1 Q2 दोनों आवेश को मैं इकाई मान लूँ, क्या मान लूँ, इकाई। तो अगर Q1 बराबर Q2 बराबर 1 मान लूँ, मैं क्या मान लूँ, 1, और आर दूरी को मैं क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, 1 मीटर, 1 मान लूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास देखने को मिलेगा ऊपर तो सब 1 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताई 9 गुणे 10 की घात 9 होती है, 1/4 और ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या पता चला, पता ये चला एक कूलाम आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच कार्यरत बल 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बराबर होता है। पता क्या चला, एक कूलाम आवेश किसको कहते हैं। इससे हमको कूलाम की परिभाषा भी लिखी जा सकते हैं। कैसे लिखी जा सकती है, जैसे कि एकांक दूरी पर रखे दो एकांक आवेश का क्या होता है, जैसे अगर Q1 Q2 को 1 ना मानो तो Q1 Q2 कूलाम का हम परिभाषा निकाल सकते हैं। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एकांक दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो रखे हुए आवेश या परीक्षण आवेश कह देगा, और इनकी जो मतलब परिमाण है इकाई है, और इनके बीच की दूरी भी इकाई है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो आप कह देंगे 9 गुणे 10 की घात 9। सीधा ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसको याद कर लीजिए एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और फिर बात आती है जैसे F, इसका मात्रक क्या होता है बल का, बल का मात्रक जो होता है, एक तो हम सिंपल लिख सकते हैं न्यूटन, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। एक हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, देखो
इसको लिखेंगे, इसका मात्रक पहले निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर मैंने गलती कर दी थी एक जगह ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बोल दिया था। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, पहले जो लिखा था मीटर स्क्वायर, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे इसको मैंने लिख लिया, तुम भी लिख सकते हो, बहुत इजी है। इसको मिटा दूं, ऊपर मिटाता हूँ। तो अब देखो यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर से इधर भेजता हूँ तो F इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो F इधर आ जाएगा। कैसे हुआ समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो Q1 Q2 को क्या लिख सकते हैं? कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं। F को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसकी विमा निकालते हैं। इसका एक नंबर में इसका मात्रक पूछ लेगा या इसकी विमीय सूत्र पूछ लेगा। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? कूलाम स्क्वायर क्या लिखते हैं? कूलाम को लिखते हैं Q बराबर IT। तो कूलाम बराबर क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, है ना। एम्पियर को हम किससे लिखते हैं? A से लिखते हैं, और सेकेंड को T से लिखते हैं। दिक्कत नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं न्यूटन। न्यूटन का क्या होता है? MLT-2 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। मीटर स्क्वायर क्या होता है? मीटर स्क्वायर का भाई जो होता है अपना क्या होता है? क्या होता है? मीटर क्या है? लेंथ है, दूरी है, तो L स्क्वायर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। L स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर दूरी है। अब देखो इसको मिला लो। देखो ऊपर क्या है? A स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐसे लगा लो, विमीय सूत्र में ऐसे लिखा जाता है। A स्क्वायर T स्क्वायर ऊपर है। ठीक है, और नीचे क्या है अपने पास? इसको ऐसे लगा लिया। नीचे क्या है? M, फिर उसके बाद L स्क्वायर T-2। अब देखो जो नीचे है ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं A स्क्वायर T 2 था, -2 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया, कितना हो गया? T⁴। L यहाँ पे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, L -2 हो गया। M 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे M⁻⁻1। कोई भी आप पहले लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट के अगर ऑर्डर में लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो M-1 A स्क्वायर T⁴ L-2 इसका विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया? विमीय सूत्र है। ठीक है, किसका विमीय सूत्र है? परमिटिविटी का। परमिटिविटी क्या होती है? वैद्युतशीलता। ठीक है, ये था विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? कूलाम का नियम देखा, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखा, और क्या देखा भाई? और हमने देखा यानी कि इसके विमीय सूत्र देखा, और एक चीज बची हुई, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है? तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है जैसे रिलेटिविटी परमिटिविटी। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसको ऐसे लिख लीजिए। आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होती है, जैसे मान लेते हैं कि वायु में जो होती है हमारे पास एप्सिलॉन 0 होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए इधर से FA जो लेते हैं हम, क्या लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और FK लेते हैं तो FK क्या लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब कहा गया कि एप्सिलॉन 0K को जो है के माध्यम पर हमको इसको एप्सिलॉन 0 कह दीजिए, इसको एप्सिलॉन कह दीजिए, सॉरी। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इसको हम कह दिया जब एप्सिलॉन 0K को हम क्या कह दिया? एप्सिलॉन कह दिया, 0 या नॉट को हटा दिया। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? FA अपॉन FK। ठीक है, तो अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा? 1/ε0 या ε0, और नीचे क्या बचेगा? 1/ε। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? ε/ε0। इसी को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी परमिटिविटी ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये E/E0 क्या होता है अपना? आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता लिख लीजिए।
तो इसको ऐसे करके अपेक्षिक वैद्युत स्थूलता E/E0। तो आज हमने देखा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहें, आगे 2 लेक्चर और आएंगे और इस चैप्टर की समाप्ति होगी। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और करा देता हूँ, कूलाम के नियम पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर जाऊँगा। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। आप कहेंगे ठीक है, एक क्वेश्चन सिर्फ लेता हूँ जल्दी से। दो है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और एक प्रोटॉन है यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है अपने पास, क्या दे रखी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। इस पर बल बताइए। क्या बताइए, बल बताइए। तो भाई बल हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए, बल कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम के हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए होती है और क्या चाहिए होते भाई, आवेश। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो क्यों घबराते हो भाई, क्यों घबराते हो। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है, ये होता है। और प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का भी यही होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो होता है 1.6 माइनस हट जाता है 10⁻⁻19 कूलाम। ये अपना क्या होता है, ये प्रोटॉन का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको आवेश भी मिल गया Q1, इसको Q1 मान लेंगे, इसको Q2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब Q1 Q2 भी मिल गया, R भी हमको मिल गया। तो चलिए शुरू हो जाइए। F बराबर मैंने क्या बताया था, क्या की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻9 रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम सॉल्व किए 1/4πε0 यही आता है। क्यों हम फालतू टाइम अपना वेस्ट करें। Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो 1.6 × 1.6। ठीक है, और इंटू 10⁻−19 जुड़ के क्या हो जाएगा 38। अबे भाई -19 जब जुड़ेंगे क्या होती है, गुणे में घाते जुड़ती हैं। अगर ये भी नहीं आता तो आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको न्यूमेरिकल में। ये ऊपर कर दिया, नीचे का क्या हो जाएगा भाई 4 × 16 और गुणे 10⁻−15 है तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करिए, इसको क्या हो जाएगा 16, ये 16 यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 करेंगे। ठीक है, 10 तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। यहाँ पे हम 29 कर देंगे ये। ठीक है, यहाँ पे ये कर गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है 9 × 10⁻, यहाँ -38 है तो 38 और ये आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 29 ऊपर जाएगा। तो क्या अभी बताया था ना, ऊपर हो जाए पॉजिटिव 29 9 क्या हो जाएगा 29 1 30 1 38 तो 10⁻38 और -38। तो क्या मिला हमारे पास, क्या मिला भाई, क्या मिला, वो क्या मिला, ये 0 हो गया तो 9। ठीक है, क्या हमारा आ गया 9 न्यूटन। ठीक है, कोई गलती देख लेते नहीं हुई तो देखिए Q1 Q2 हमने लगाया 1.6 हाँ अभी ये गलती होगी, गलती जल्दी में गलती होगी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। अब ये देखो भाई यहाँ पे अपने पास क्या बचा, फिर से देखो के का मान हम रख दिए 9 × 10⁻9 रख दिए। ठीक है, Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 अच्छे से आपकी करते हैं। फिर Q2 की वैल्यू 1/6 × 10⁻−19 और R² तो 4 है, 4 × 16 और इसकी 10⁻−30। अब पहले हम पावर वाली को सॉल्व करते हैं, जिसको नहीं आता वो अभी सीखो, बिल्कुल बेसिक्स से। जिसको आता है वीडियो को × 2 की स्पीड में देखो। ठीक है, ये 9 ये 19 जुड़ के कितना हुआ, पहले हम जो पूर्णांक है इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स करेंगे आप। जिसको नहीं आता वो भी देखे मजे से। ठीक है, -19 38 में 9 गए, कितना हो गया भाई 38 29 बचेगा, कितना बचेगा -29 बचेगा। जोड़ लो भाई 19 38 में 9, ऐसे भी देख लो 10 और 29। ठीक है, यहाँ से 9 गए, यहाँ पे 10 बचा 19 10 29। अब नीचे देखेंगे, नीचे 16 बचा हुआ है, 16 को ऐसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है 10⁻−30। अब 30 जब ऊपर आएगा तो पॉजिटिव होगा, इसको ऊपर लेके आते हैं तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे जुड़ेगा तो 30 में से 29 गए, सिर्फ 10 बचेगा। अब 10 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब 16 से 16 कट जाएगा, जब ये पॉइंट हट जाएगा 16 से 16 कट जाएगा। अब 9 × 1.6 बचा है, अब इसको गुणा कर लो, गुणा करके आएगा 9 × 6 54, हासिल आए 5, 9 × 1 9 5 14, यानी कि पॉइंट यहाँ पे न्यूटन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक आएगा मेरे दोस्त तभी जाके आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को फोड़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेटेड रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है।